गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि पिछली क्लास में हम प्रथम महायुद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे, हमने उनके कारणों के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे प्रथम महायुद्ध के समय होने वाली घटनाओं एवं उसके पश्चात उसके जो परिणाम निकल कर सामने आए उसके ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो घटनाक्रम काफ़ी घटनाएं घटित हुई, उनमें से हम कुछ मुख्य रूप से जो घटनाक्रम रहा प्रथम महायुद्ध का, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा था, 1914 से शुरू 1918 तक युद्ध चला। 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक चलने वाले इस महायुद्ध में जान और माल की विभिन्न प्रकार की क्षति उठानी, यूरोपीय राष्ट्रों को क्षति उठानी पड़ी। जैसा कि पिछले सेगमेंट में हम चर्चा कर रहे थे कि जर्मनी बिल्कुल ऑस्ट्रिया का पक्ष लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा। जर्मनी ने सर्वप्रथम जो संघर्ष किया, फ्रांस पर आक्रमण करने की एक योजना बनाई, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी का प्रतिद्वंदी राष्ट्र थे, तो उस पर आक्रमण करने की योजना बनाई। फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए जर्मनी ने बेल्जियम का रास्ता चुना। जर्मन सेनाओं ने बेल्जियम सरकार से बात की कि रास्ता दिया जाए, परंतु बेल्जियम ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। जबरदस्ती जर्मन सेनाएं बेल्जियम होकर फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए कूद पड़ी। यही घटना थी जो इंग्लैंड को प्रथम महायुद्ध में धकेला था। इंग्लैंड को बेल्जियम वाली घटना ने ही इंग्लैंड को प्रथम महायुद्ध में धकेला था। 24 अगस्त 1914 को तक बेल्जियम की सेना ने जर्मन सेना को रोके रखा, और इस समय फ्रांस और इंग्लैंड की सेना को काफ़ी समय तैयारियों का मिल चुका था 24 अगस्त 1914 तक। परंतु जर्मन सैनिकों ने मांस के युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड की सेना को बुरी तरह से पराजित किया, और लगभग जो जर्मन सेनाएं वे फ्रांस की जो राजधानी थी पेरिस, उसके लगभग 25 मील की दूरी तक वह पहुंच चुकी थी। परंतु मान चमत्कार, यानी कि एक सेना जर्मनी को पेरिस पर अधिकार करने से उन्होंने रोक दिया। मान जो नदी थी वहाँ अंग्रेजों की जो रिजर्व सेना थी वो समय पर आज पहुँची, और सितंबर तक जर्मन सेनाओं को उन्होंने पूरी तरह से पराजित कर दिया। इस प्रकार से पेरिस इंग्लैंड की सहायता से बचाया जा सका। परंतु जर्मन सेनाओं ने बेल्जियम के एटनबर्ग पर तो अधिकार कर लिया था, बेल्जियम के एटनबर्ग पर अधिकार कर लिया था, और जर्मनी की एक अन्य सेना ने फ्रांस पर आक्रमण करके फ्रांस के उत्तर पूर्वी इलाकों पर भी अधिकार कर लिया था। तो इस तरीके से हम देखा जाए कि जर्मनी को काफ़ी फायदा हुआ था, फ्रांस के उत्तर पूर्वी इलाकों पर भी इसने अधिकार कर लिया था। और बात करें तो जर्मनी का बेल्जियम का जो एटनबर्ग जो प्रमुख क्षेत्र था उस पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया था। तो एक तरह से पश्चिमी मोर्चा हो गया। पश्चिमी मोर्चे की ओर जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और बेल्जियम के मध्य संघर्ष चल रहा था। पूर्वी मोर्चे पर अगर बात करें तो रूस जर्मनी का जर्मनी और ऑस्ट्रिया का मुख्य प्रतिद्वंदी रूस था। 26 अगस्त को जर्मनी के प्रसिद्ध सेनानायक हिडेनबर्ग ने टेननबर्ग के प्रसिद्ध युद्ध में रूसियों को बुरी तरह से पराजित किया। इसके बाद ऑस्ट्रिया और जर्मन सेनाओं ने मिलकर वारसा, पोलैंड की राजधानी वारसा पर आक्रमण कर दिया, और वहां पर भी रूसियों को उन्होंने बुरी तरह से पराजित किया। जर्मन सेनाओं ने पोलैंड के प्रमुख शहरों, नगरों पर अधिकार कर लिया, जिनमें कोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लिवोनिया आदि मुख्य थे। यहाँ पर किसने अधिकार कर लिया? जर्मन सेनाओं ने अधिकार कर लिया। नवंबर 1914 में तुर्की भी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध होते हुए जर्मनी का पक्ष लेकर युद्ध में कूद पड़ा, और डार्डेन लीच के जो जल संजक थे उस पर अधिकार किसने कर लिया? तुर्की ने एक तरह से उसको पूरी तरह से वर्चस्व में ले लिया। इससे रूस का पश्चिम की ओर जो रास्ता था एक तरह से वो कट गया, और रूस को फ्रांस और इंग्लैंड की सहायता मिलना बंद हो गई। इंग्लैंड और फ्रांस की सेना ने डार्डेन लीच पर अधिकार करने की योजना भी बनाई, परंतु वे सफल नहीं हुआ। डार्डेन लीच का जो जल संजक था वह काफ़ी महत्वपूर्ण था। तुर्की ने जब उस पर अधिकार किया तो रूस के यातायात साधनों को पश्चिम की ओर जोड़ने वाला साधन था
वह मिलना मुश्किल हो गया, वो वहाँ जाना पहुँचना मुश्किल हो गया और उधर से इंग्लैंड और फ्रांस की सेना भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। इस प्रकार से दांडेलीच पर तुर्कों का अधिकार, तुर्कों का एक तरह से वर्चस्व मित्र राष्ट्रों के लिए काफ़ी क्षतिपूर्ण रहा। इसी तरीके से घटनाक्रम चलता रहा। 1916 में भी काफ़ी घटनाक्रम गठित हुआ, उसकी भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। जो प्रथम महायुद्ध में 1916 में जो घटनाक्रम जो चला उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले पश्चिमी मोर्चे की बात करते हैं। इसमें जर्मनी का जो पश्चिमी इलाका है, इंग्लैंड का उत्तरी, जर्मनी से देखें तो उत्तर में इंग्लैंड था, फ्रांस था, उनसे जो संघर्ष चल रहा था उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इंग्लैंड और फ्रेंच सेनाओं को अलग थलग करने की दृष्टि से जर्मनी ने फरवरी 1916 में फ्रांस के मुख्य द्वार बुर्दन पर अधिकार किया, बर्दून पर आक्रमण कर दिया, परंतु जर्मन सेना इसमें पराजित हुई और इंग्लैंड की जो सहायता फ्रांस को मिली हुई थी उससे जर्मन सेना बुरी तरह से पराजित हुई। इसी बर्दून नदी का आक्रमण को लेकर इंग्लैंड ने प्रथम महायुद्ध में टैंकों का प्रयोग भी किया था। किसका प्रयोग किया था? टैंकों का प्रयोग अंग्रेजों ने इस महायुद्ध में पहली बार प्रयोग किया था। दूसरी ओर ऑस्ट्रियाई सेना ने इटली से वेनेशिया प्राप्त, जो ऑस्ट्रिया के अधीन हुआ करता था वेनेशिया, और इटली ने प्राप्त किया, तो उसको प्राप्त करने के लिए वे ऑस्ट्रिया ने पूरा जोर लगा दिया कि इटली से कैसे भी करके वेनेशिया को प्राप्त किया जाए। इसलिए ऑस्ट्रिया ने इटली पर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया ने जब इटली पर आक्रमण किया तो उसको ज़्यादा कुछ सफलता नहीं प्राप्त हो पाई, क्योंकि रूस ने पूर्व की ओर से ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया था। इस वजह से वेनेशिया प्राप्त करने की ऑस्ट्रिया की योजना थी एक तरह से वह धूमिल हो चुकी थी, क्योंकि रूस ने इसमें आकर एन वक्त पर दखल दे दिया था और उसके पूर्वी क्षेत्र को उसने आक्रमण कर दिया था। वहीं पूर्वी मोर्चे की बात करें तो 1916 में रूस ने ब्रुसिलाव के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया की गैलिशिया और बुकोविना पर अधिकार कर लिया, परंतु जर्मन सेनानायक हिंडनबर्ग ने समय पर सहायता भेजकर रूसी प्रगति को वहीं पर रोक दिया। अन्यथा रूस ऑस्ट्रिया के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता, लेकिन जर्मन सेनानायक हिंडनबर्ग ने यहाँ तत्परता से काम लिया। रूस और इटली की सफलताओं से प्रोत्साहित होकर रोमानिया ने भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल होते हुए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यहाँ पर जर्मन सेनाओं ने रोमानिया पर आक्रमण करते हुए रोमानिया की जो राजधानी थी बुखारेस्ट, वहाँ पर अधिकार कर लिया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता थी जर्मनी के लिए। यहाँ पर गेहूं और कच्चा तेल जो उनको प्राप्त हुआ था उससे उनको काफ़ी फायदा मिला था। इस प्रकार की 1916 में ऐसे घटनाक्रम चलता रहा। 1917 की अगर घटनाक्रम की बात करें तो इसमें जर्मनी का जो एक मुख्य उद्देश्य 1917 में आकर बना कि जो उनका विश्वासघात मित्र था इटली, जो एक समय उनके साथ हुआ करता था, उसको सबक सिखाना उनकी योजना का मुख्य बिंदु अब बन चुका था। अब तक जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्र, जर्मनी और उनके जो साथी देशों ने सर्बिया और रोमानिया पर अधिकार वे कर चुके थे और दूसरे राष्ट्रों का उन पर लगभग अधिकार हो चुका था। अतः इटली की सेना को वे कई जगह परास्त भी कर चुके थे और फिर इटली की सेना भी पीछे धीरे धीरे हट रही थी। अतः इटली पर अधिकार करने की उनकी योजना बन रही थी, परंतु एंग्लो और फ्रेंच सेनाओं की मदद के कारण इटली पर वे पूरी तरह से अधिकार नहीं कर पाए और इटली पर की रक्षा इन दोनों सेनाओं के माध्यम से की जा सकी। इसी समय 1917 में रूस में राज्य क्रांति शुरू हो गई और रूस का जो जारशाही राजा था उसको अपने पद से हटना पड़ा और वहाँ पर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सरकार की स्थापना हुई। दिसंबर 1917 में लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि कर ली, जिससे रूस प्रथम महायुद्ध से अलग हो गया। जर्मनी के साथ कौन संधि की? ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि उन्होंने की। किसने की? लेनिन ने, जो रूस के जो प्रमुख था इस समय, उसने संधि की और वह वहाँ से हट चुका था। इसी तरीके से हम बात करें तो अब अमेरिका का मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में आगमन हुआ। रूस के अलग हो जाने से मित्र राष्ट्रों की शक्ति कम हुई, परंतु इसी समय अमेरिका प्रथम महायुद्ध में इंग्लैंड और उसके मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में सम्मिलित हो गया, जिससे मित्र राष्ट्रों की शक्ति काफ़ी बढ़ावा मिला। मित्र राष्ट्रों की शक्ति को काफ़ी बढ़ावा मिला। अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1917 का घटनाक्रम इस प्रकार से चला, जिसमें अंत में हम बात करते हैं कि जर्मनी की स्थिति अब थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई नजर आ रही थी। 1918 में जो घटनाक्रम चला
फिर उसके बाद युद्ध की जो समाप्ति होती है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रूस का प्रथम महायुद्ध से पृथक हो जाने से पूर्वी मोर्चों से एक तरह से जर्मनी में निश्चित हो गया कि रूस का आक्रमण तो उस तरह से होगा नहीं, तो अब उन्होंने पूरी ताकत पश्चिमी मोर्चे की ओर लगा दी, पश्चिमी मोर्चे की ओर लगा दी। जर्मनी ने सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र में अपने उत्तर दिशा में और से इंग्लैंड पर आक्रमण किया और इंग्लैंड को अमीन्स जो प्रमुख क्षेत्र था वहाँ से पीछे हटना पड़ा। यहाँ पर जर्मनी अमीन्स पर अधिकार करने वाली थी, परंतु फ्रेंच सेना की सहायता से इंग्लैंड ने अमीन्स को अपने अधिकार में बनाए रखा, अमीन्स को अपने अधिकार में बनाए रखा और जर्मनी की प्रगति को उन्होंने रोक दिया। जर्मनी की उपयुक्त सफलता से मित्र राष्ट्रों का भी एक बात समझ में आ रही थी कि सब एकजुट होकर, अगर एकजुट नहीं हुए तो हम जर्मनी को आसानी से नहीं पराजित कर सकते थे। अतः एकता और सहयोग की बात की जाने लगी। इसी परिप्रेक्ष्य में अप्रैल 1918 में फर्डिनेंड फ्रांच के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों की एक सेना गठित हुई, जिसका सर्वोच्च सेनापति फर्डिनेंड फ्रांच को बनाया गया और जुलाई 1918 तक अमेरिका के 10 लाख सैनिक भी यूरोप पहुंच चुके थे। इस प्रकार से मित्र राष्ट्रों की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही थी। मित्र राष्ट्रों के सेनापति जो फर्डिनेंड फ्रांच थे ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और सबसे पहले बाल्कन प्रायद्वीप की ओर ध्यान दिया और वहाँ पर अपनी गतिविधियाँ उन्होंने बढ़ा दी। ऑस्ट्रिया और जर्मनी बाल्कन में अपनी सहायता अपने देशों जो उनके साथ थे, बल्गारिया आदि देश उनके साथ थे, वहाँ उनको सहायता नहीं दे पाए। किनको? बाल्कन प्रायद्वीप के देशों को वे सहायता नहीं दे पाए। अंत में बल्गेरिया ने 29 सितंबर 1918 को आत्मसमर्पण कर दिया। तुर्की ने भी 31 अक्टूबर 1918 को आत्मसमर्पण कर दिया मित्र राष्ट्रों के सामने। इस समय इटली ने ऑस्ट्रिया पर भीषण आक्रमण किया और ट्रेंट और टिस्ट के जो क्षेत्र थे उन पर उन्होंने अधिकार कर लिया। अंत में 3 नवंबर 1918 को हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया भी मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। अब बचा कौन? जर्मनी। अब जर्मनी अकेला बचा था और वो जर्मनी अच्छी तरह से जानता था कि अब अकेला मित्र राष्ट्रों से वे संघर्ष नहीं कर सकता था। अतः 9 नवंबर 1918 को जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने पद छोड़ दिया और वो नीदरलैंड भाग गया और 10 नवंबर को जर्मनी में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और वहाँ पर साम्यवादी फ्रेडरिक ने जनतांत्रिक सरकार बनाई और 11 नवंबर 1918 को 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चलने वाले ये युद्ध समाप्त हुआ। ये कुछ घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण मैंने आप सबके सामने रखा है। आइए अब हम बात करते हैं परिणामों के बारे में। परिणाम कौन से? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बल्कि कह के हर क्षेत्र में इसने प्रभावित किया। हर क्षेत्र में इन्होंने प्रभावित किया। विशेषकर हम तीनों क्षेत्रों में बात करेंगे कि प्रथम महायुद्ध ने के जो परिणाम निकले वे कितने घातक थे और किस प्रकार से उन्होंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 वर्ष से अधिक समय तक लड़े गए इस युद्ध में जो परिणाम निकले वे काफ़ी घातक थे। सबसे पहले इन परिणामों में बात करेंगे राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में इसके क्या परिणाम निकले? राजनीतिक क्षेत्र में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर ले तो निरंकुश शासकों का अंत हुआ। निरंकुश राजतंत्रों का इस युद्ध के कारण अंत भी हुआ। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस और तुर्की एवं बल्गेरिया के जो राजतंत्र थे उनका अंत हो गया। इसके साथ ही जर्मनी के जो होहेनजोलन, ऑस्ट्रिया हंगरी के हैप्सबर्ग, रूस के रोमानोव और तुर्की के उस्मानी राजवंशों का प्रथम महायुद्ध के कारण अंत हुआ। और इसी तरीके से उनके जो आश्रित सामंती लोग थे उनका भी इस युद्ध के कारण अंत हो गया था। प्रथम महायुद्ध के परिणाम स्वरूप अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। 1914 के बाद जो प्रथम महायुद्ध 14 में लड़ा गया, 1918 में समाप्त हुआ। इस महायुद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिनमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, लिथुआनिया, एस्थोनिया
और लेटेविया जैसे राज्यों का इसमें उदय हुआ। इसी तरीके से हम बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो लोकतंत्र का विकास भी बताया जाता है। इंग्लैंड और अमेरिका ने विशेष रूप से प्रथम महायुद्ध में जब वो संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि राजतंत्र के ऊपर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए संघर्ष है। अतः जब विभिन्न राजवंशों का अंत हुआ तो वहाँ पर लगभग लोकतंत्र की इसमें स्थापना हुई। तो लोकतंत्र के द्वारा जर्मनी में भी वहाँ के शासक को त्यागपत्र लेकर जब भागना पड़ा, नीदरलैंड भागना पड़ा, और वहाँ पर भी लोकतंत्र गणतंत्र की वहाँ पर भी स्थापना की गई। इसके साथ साथ प्रथम महायुद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता का भी विकास हुआ। विभिन्न देशों में राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर कई देशों का निर्माण हुआ, जिनमें चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लेटेविया, हंगरी, फिनलैंड जैसे नए राज्यों का राष्ट्रीयता के नाम पर ही विकास हुआ, जो प्रथम महायुद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ। इसी तरीके से हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीयता का भी एक तरह से विकास हुआ। राष्ट्रीय भावनाओं के साथ साथ प्रथम महायुद्ध में अंतर्राष्ट्रीय भावना भी अत्यधिक फैली। विद्वानों का मानना है कि जिस प्रकार से 19वीं सदी राष्ट्रीयता का युग था, उसी तरीके से 20वीं सदी हम मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयता का युग है। तो प्रथम महायुद्ध के कारण एक तरह से अंतर्राष्ट्रीयता का भी विकास हुआ। इस महायुद्ध के कारण समाजवाद और साम्यवाद जैसी नई विचारधाराओं को बल मिला। रूस में बात करें तो साम्यवाद का जो विकास हुआ उसने पश्चिमी यूरोपीय देशों को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसी महायुद्ध के कारण ही साम्यवाद का विकास काफ़ी तेज गति से यूरोपीय राज्यों और एशियाई राज्यों में काफ़ी तेज गति से हुआ। तो राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों को प्रथम महायुद्ध ने टच किया। इस महायुद्ध में अमेरिका, चूंकि अभी तक अमेरिका यूरोपीय देशों के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन प्रथम महायुद्ध जो शुरू हुआ उसमें रूस के हट जाने के पश्चात अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में जो भाग लिया था, उससे अमेरिका के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई और अमेरिका एक तरह से साहूकार देश बनकर भी उभरा। विभिन्न जो मित्र राष्ट्र उनको इन्होंने सहायता भी दी, ऋण पर पैसे भी उपलब्ध कराए, जिसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी फायदा हुआ और यूरोपीय देशों में उसकी धाक जम गई। इस एक बात और इसमें निकल कर आती है, प्रथम महायुद्ध के कारण साम्राज्यवाद का एक तरह से प्रोत्साहन भी मिला। महायुद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांस में आत्मविश्वास की नई भावना का एक तरह से उदय हुआ। अल्सेस और लॉरेन जैसे प्रदेश को उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया। इसी के बाद जो मेंडेट व्यवस्था बैठी उसमें भी फ्रांस को काफ़ी फायदा हुआ। फ्रांस को सीरिया, लेबनान, कैमरून, टोगोलैंड आदि क्षेत्र प्राप्त हुए। ग्रेट ब्रिटेन के संरक्षण में तुर्की एवं जर्मन उपनिवेश और काफ़ी उपनिवेश उनको प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, जापान आदि को भी उपनिवेश प्राप्त हुए। एक तरह से साम्राज्यवाद का विकास भी इस प्रथम महायुद्ध के कारण हम मान सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात राजनीतिक क्षेत्र में निकल कर आती है प्रथम महायुद्ध के परिणाम से, वो सशस्त्रीकरण की ओर। सशस्त्रीकरण की होड़ ही प्रथम महायुद्ध का प्रमुख कारण भी रहा था। परंतु निशस्त्रीकरण की जब मांग की गई, जब वर्साई की संधि हुई, उसके बाद पेरिस सम्मेलन हुआ, समझौता हुआ, उसमें पूरी तरह से निशस्त्रीकरण की बात को नकार दिया गया और जो देश थे उनको थोड़ा बहुत शस्त्रीकरण की आज़ादी दे दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप दिनों दिन शस्त्रीकरण की भावना इन देशों में बढ़ती गई और जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध को एक तरह से हवा मिली और यही शस्त्रीकरण के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में भी काफ़ी एक तरह से इसी कारण ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई द्वितीय महायुद्ध में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में चाहे वह लोकतंत्र का विकास की बात हो, साम्राज्यवाद का विकास हो या शस्त्रीकरण की होड़ हो, नवीन निरंकुश राजतंत्रों का पतन हुआ हो, नवीन राज्यों का उदय हुआ हो, तो विभिन्न प्रकार के जो मिले जुले परिणाम निकल कर राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं प्रथम महायुद्ध के कारण, उसकी वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इसी तरीके से हम बात करें आर्थिक परिणामों के बारे में, प्रथम महायुद्ध में आर्थिक क्षेत्र में जो धन संपदा की जो क्षति पहुंची वह काफ़ी अविश्वसनीय हमें लगती है। कुछ सर्वेक्षणों का अनुमान है कि लगभग 10 खरब रुपया तो प्रत्यक्ष रूप से ही इस युद्ध में झोंका गया, मतलब इस युद्ध में उपयोग में आया। इसी तरीके से अमेरिकन फेडरल रिजर्व बोर्ड ने एक अनुमान लगाया जिसमें उन्होंने कहा है कि युद्ध में सम्मिलित राष्ट्रों का संयुक्त व्यय ही लगभग 35,000 मिलियन
पाउंड के लगभग हो चुका था 1918 तक, मई 1918 तक। ये अमेरिका रिजर्व बोर्ड जो फेडरल रिजर्व बोर्ड था उसने एक अनुमान लगाया था कि जो मई 1918 तक की 35,000 मिलियन पाउंड की राशि इस युद्ध में लग चुकी थी। हर तरफ एक तरह से आर्थिक असंतुलन फैल चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप नैतिक और राजनीतिक उथल-पुथल यूरोपीय राष्ट्रों में हो रही थी। युद्ध काल में अगर हम बात करें तो पोलैंड की खाने एक तरह से बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, उनकी फसलें नष्ट हो गई थी, राजमार्ग नष्ट हो गए थे। फ्रांस को भी काफ़ी क्षति उठानी पड़ी, उनकी ज़मीनें बियाबान हो चुकी थी, कारखाने नष्ट हो चुके थे, मकान आदि ध्वस्त हो चुके थे। जर्मनी को भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जर्मनी को पोलैंड और फ्रांस के मुकाबले ज़्यादा नुकसान नहीं था। इस प्रकार से हम बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में प्रथम महायुद्ध के परिणाम के बारे में, तो उससे निकल कर सामने आता है कि जनधन की काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। इसी तरीके से युद्ध ऋण की समस्या भी उत्पन्न हुई। अमेरिका जैसे देशों ने प्रथम महायुद्ध में यूरोपीय देशों को काफ़ी ऋण दिया, इंग्लैंड ने भी ऋण दिया, लेकिन इंग्लैंड ने स्वयं ही अमेरिका से ऋण प्राप्त किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋण की समस्या भी प्रथम महायुद्ध के परिणाम बाद में काफ़ी बड़ी समस्या बन चुकी थी। 1918 तक अगर हम देखें तो सार्वजनिक ऋण 40,000 करोड़ तक पहुँच चुका था, 40,000 करोड़ तक ये पहुँच चुका था। और जब बाद में वर्साय और पेरिस का समझौता हुआ तो उसमें ये सारा कुछ ऋण जर्मनी के ऊपर थोपने की कोशिश की गई थी, लेकिन अमेरिका ने इस पर इनकार कर दिया था, क्योंकि अमेरिका का बहुत सारा पैसा यूरोपीय राष्ट्रों को ऋण के रूप में दिया गया था और वो चाहते थे कि यूरोपीय राष्ट्र उस ऋण को चुकाए। तो ऋण की समस्या भी प्रथम महायुद्ध के एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र में एक परिणाम रही थी। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफ़ी क्षति पहुंची, क्योंकि 4 वर्षों से तक चलने वाले इस युद्ध में दोनों पक्षों को आर्थिक रूप से काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी। दोनों पक्षों को आर्थिक रूप से काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी और उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक तरह से तहस-नहस हो चुका था। राष्ट्रीय व्यापार तो वही था, साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी तहस-नहस हो चुका था। और अब इन देशों में पुनर्निर्माण, पुनर्वास, बेरोजगार की समस्याएं भी विकराल रूप धारण कर रही थी। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आयात और निर्यात पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा, कम आयात होने लगा, निर्यात हो नहीं रहा था। इस प्रकार से यूरोपीय राज्यों को प्रथम महायुद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। इसी तरीके से मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति भी एक तरह से डगमगाने लग गई और विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों, संचार, यातायात के साधनों को इस युद्ध में भारी क्षति पहुंची थी, जिससे मुद्रास्फीति इन देशों में काफ़ी कुछ हो चुकी थी। बहुत सारे देशों ने अत्याधुनिक कागज की मुद्राएं छापना शुरू कर दी थी, जहां पर मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो चुकी थी। तो आर्थिक क्षेत्र में प्रथम महायुद्ध ने विभिन्न प्रकार से इस पर प्रभाव डाला, लेकिन कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी निकल कर सामने आए, परिणाम भी, जैसे कि श्रमिकों की स्थिति में सुधार। प्रथम महायुद्ध के कारण के दौरान लाखों श्रमिक पड़ी थी, परंतु प्रथम महायुद्ध के समय श्रमिकों को जो भारी कमी हो गई थी उसकी धीरे धीरे मांग बढ़ गई। जब युद्ध समाप्त हुआ तो बहुत सारे श्रमिकों को रोजगार आसानी से मिलने लग गया था और इसी समय जो साम्यवादी विचारधारा यूरोप में फैल रही थी उसके परिणाम स्वरूप भी काफ़ी फायदा इनको हो रहा था। अब श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का कार्य जोर शोर से शुरू किया जाने लगा। फ्रांस और जर्मनी तो श्रमिकों के लिए 8 घंटे कार्य करना निश्चित कर दिया था। ऐसे ही कुछ प्रकार की जो नीतियां थी वे अन्य यूरोपीय देशों में बनने लग गई थी। कई देशों में बीमारी, आकस्मिक दुर्घटना, वृद्धावस्था के बाद बीमा व्यवस्था को भी मान्यता दे दी गई। श्रमिकों के हित एवं अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियन भी बनाई जाने लग गई। तो एक तरह से कुल मिलाकर बात करें तो प्रथम महायुद्ध के बाद श्रमिकों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। उनका राजनीतिक जीवन में एक तरह से ट्रेड यूनियन के माध्यम से उनका भी आगमन होना शुरू हो गया। इसी तरीके से कृषकों को काफ़ी क्षति, उनके खेत वगैरह काफ़ी उजड़ गए थे प्रथम महायुद्ध के दौरान, उनकी सुरक्षा की भी बात सामने आई, तो उनके संग उनको भी ये काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। इसी तरीके से हम बात करें तो हम बात कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक परिणामों के ऊपर। कृषकों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आए थे, साथ ही बेरोजगार की समस्याएं वह काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे श्रमिकों को, बहुत सारे लोगों को सैनिकों के रूप में शामिल किया गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उन सैनिकों की छटनी करना
शुरू कर दिया गया। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य को भी काफ़ी क्षति पहुँची थी, जिस वजह से बेरोजगारी की समस्या काफ़ी बढ़ चुकी थी। ये काफ़ी भीषण प्रभाव था प्रथम महायुद्ध का। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम, सामाजिक क्षेत्र में प्रथम महायुद्ध का परिणाम काफ़ी भीषण रहा। उसमें जो जनहानि हुई वे काफ़ी ज़्यादा हुई। 36 देशों के लगभग 6.5 करोड़ सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया था, जिसमें से लगभग 1 करोड़ 10 लाख के लगभग सैनिक मारे गए, 2 करोड़ और कुछ सैनिक इसमें घायल हुए, आम लोग भी इसमें मारे गए, घायल हुए हैं। इस प्रकार से जनहानि इसमें काफ़ी हुई। इसके अलावा विश्व में इतना भीषण संहार पहले कभी नहीं हुआ था जितना कि प्रथम महायुद्ध में करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। इस युद्ध में सामाजिक क्षेत्र में हम बात करें तो अल्पसंख्यकों की समस्या भी बनकर हमारे सामने आई। अल्पसंख्यकों की समस्या भी हमारे सामने निकल कर आई। हालांकि पेरिस शांति सम्मेलन में आत्मनिर्णय के आधार पर मानते हुए बहुत सारे अल्पसंख्यकों को नवीन राज्यों में समाविष्ट कर दिया गया था, उनको एडजस्ट कर दिया गया था। फिर भी लाखों अल्पसंख्यक ऐसे बच गए थे जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यूनान, तुर्की, युगोस्लाविया आदि देश, उनमें लाखों लोग ऐसे थे जो राष्ट्रीयता की दृष्टि से उन देशों के नहीं थे, यानी कि वहाँ पर भाषाई आधार पर, नस्ल आधार पर अलग अलग जाति के थे, उन देशों के नहीं थे जो ये देश इन पर हुकूमत कर रहे थे। इसलिए वहाँ पर भी इस तरह की समस्या उत्पन्न होना शुरू कर दिया। बाद में जैसे देखते हैं कि हिटलर जैसे लोगों ने इसी समस्या का काफ़ी फ़ायदा उठाया और वहाँ पर एक डिक्टेटर के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। प्रथम विश्व युद्ध का एक पॉजिटिव परिणाम सामाजिक क्षेत्र में रहा कि स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अब स्त्रियों ने भी अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। 1918 में इंग्लैंड में 30 वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियों को मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। वहीं 1917 में ही रूस ने स्त्रियों को मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। 1920 में जर्मनी में भी स्त्रियों को मताधिकार दे दिया गया था। धीरे धीरे अन्य देशों में भी स्त्रियों को मताधिकार मिल गया था और उन्हें पुरुषों के साथ समानता के अधिकार से जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा स्रोत उनको प्राप्त हो रहे थे। तो स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हमें प्रथम महायुद्ध के कारण देखने को मिलता है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो इस युद्ध में काफ़ी हानि उठानी पड़ी। शिक्षा के सरकारी व्यय में भारी कमी कर दी गई, क्योंकि देशों के पास पैसा ही नहीं था। ज़्यादातर जो पैसा था वह युद्ध में ही खर्च हो चुका था। बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं को बंद करना पड़ा। इसके साथ बहुत सारे विद्वान, वैज्ञानिक युद्ध में मारे गए। बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें, कलाकृतियों को युद्ध में नुकसान हुआ। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी क्षति उठानी पड़ी प्रथम महायुद्ध के कारण। परंतु हम देखते हैं कि प्रथम महायुद्ध का एक दूसरा पहलू भी सामने निकल कर आया कि बहुत सारे विद्वानों, वैज्ञानिकों ने अब नए नए उपकरणों को, नए नए हथियारों को बनाने की एक तरह से होड़ सी लग गई और नए नए आविष्कार के लिए लोग, विभिन्न देश ने अपने जो वैज्ञानिक थे उनको प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप नई हथियारों की होड़ सी विभिन्न यूरोपीय देशों में लग गई। इस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में बात करें तो आर्थिक जो सामाजिक परिणाम थे वे स्त्रियों आदि की स्थिति में तो काफ़ी सकारात्मक रहे, लेकिन जनहानि और आदि के क्षेत्र में देखा जाए तो काफ़ी क्षति उनको उठानी पड़ी। इस प्रकार से आज इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।